गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में दबाव समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन किया है। राजनीतिक दल व्यक्ति और शासन के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। 20वीं सदी की बदलती हुई परिस्थिति में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण बहुत अधिक विविधता आ गई है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था में इन हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से दबाव समूह का उदय और विकास हुआ है। ये समूह दबाव समूह या हित समूह कहलाते हैं। ये व्यवस्था पर दबाव डालते हैं कि उनके हित में व्यवस्था के द्वारा कार्य किए जाएं। ये संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरह के साधन अपनाते हैं। जैसे कि दबाव समूह के बारे में ऑडीगार्ड का कहना है, दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और अभिवृद्धि कर सकें। यानी प्रेशर ग्रुप्स ऐसे लोगों का समूह है जिनके या तो एक हित होते हैं या एक से अधिक हित होते हैं और वे चाहते हैं कि जो सत्ता है उनके हित में कानूनों का निर्माण करे। माइनर वीनर कहते हैं, हितिया दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूहों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी माइनर वीनर यह मानकर चलते हैं कि दबाव समूह वे होते हैं जो प्रमुख रूप से जो अधिकारियों का मनोनयन होता है, उनकी नियुक्ति होती है, उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी ये समूह गैर सरकारी समूह हैं और ये अपने हित में कानून बनवाने का प्रयास करते रहते हैं। दबाव समूह के लक्षण या विशेषताएं। पहला है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह का जो उद्देश्य है वह सीमित होता है और एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे ट्रेड यूनियन है तो उनका उद्देश्य है केवल मजदूरों का हित करना। विद्यार्थियों का कोई दबाव समूह है तो उसका केवल सीमित उद्देश्य है विद्यार्थियों का हित करना। सेकंड है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित। ये औपचारिक रूप से भी संगठित होते हैं और अनौपचारिक, यानी इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और ढीला भी हो सकता है। जैसे जातिगत आधार पर जो दबाव समूह हैं वो अनौपचारिक होते हैं। नेक्स्ट है सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता। इनकी जो सदस्यता है वह सीमित और परस्पर व्यापी होती है, यानी कि एक व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा का सदस्य हो सकता है। जैसे कोई वो व्यापार या व्यवसाय कर रहा है तो वह उस दबाव समूह से भी संबंधित हो सकता है। वो किसी जाति का है तो उस दबाव समूह से भी संबंधित होता है। वह किसी धर्म का है तो उससे भी संबंधित हो सकता है। सीमित होती है इनकी सदस्यता। जैसे स्टूडेंट्स केवल अपने से संबंधित दबाव समूह से जुड़ेंगे या जातिगत है तो उस जाति का व्यक्ति ही उस दबाव समूह से जुड़ेगा। नेक्स्ट है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। ये दबाव समूह संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं और असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। यानी ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सही तरीके भी इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके भी। यानी ये धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और तोड़फोड़ भी करते हैं कई बार। नेक्स्ट है राजनीति और प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका। ये इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष होती है क्योंकि ना तो ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, फिर वो अगर जीतेगा तो कैसा कानून बनेगा,
तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करने का काम करते हैं। अनिश्चित कार्यकाल ये समूह बनते हैं और बिगड़ते हैं। स्वार्थ के लिए बने, तो जब इनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो ये खत्म भी हो जाते हैं। सर्वव्यापक प्रकृति, इनकी प्रकृति सर्वव्यापक होती है। हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में ये पाए जाते हैं। अधिनायक तंत्र में तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र में चाहे संस्थात्मक शासन हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन हो, ये सभी शासनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल और दबाव समूह में समानता राजनीतिक दल और दबाव समूह में असमानता। हालांकि हम संविधान देखें अगर समानता के दृष्टिकोण से, तो दोनों ही संविधान द्वारा स्थापित संस्था है, शासन को प्रेरित करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के अंग हैं, लेकिन इनमें असमानताएं अधिक पाई जाती हैं। पहली असमानता है राजनीतिक दल का सर्वप्रमुख घोषित उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। इसके लिए वे चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का संबंध सभी राष्ट्रीय हित की समस्याओं से होता है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं से संबंधित होते हैं, जबकि दबाव समूह जिस उद्देश्य के लिए वो बना है, अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट के हित की बात, अगर किसी व्यापार या किसी व्यवसाय से संबंधित है तो केवल उसके हित की बात करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं जिनको लाखों करोड़ों का समर्थन होता है, जबकि दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है। राजनीतिक दल संगठित होते हैं, जबकि दबाव समूह संगठित और असंगठित दोनों रूप में हमें दिखाई देते हैं। विचारधारा की दृष्टिकोण से जो राजनीतिक दल हैं वे राजनीतिक दल सजातीय होते हैं, जबकि दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवैधानिक साधन अपनाएंगे, पर दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधन अपना सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अंतर इन दोनों में देखा जाता है। नेक्स्ट है दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह का यह वर्गीकरण समूहों के लक्ष्य, उनके संगठन की प्रकृति, उनके अस्तित्व की अवधि और कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती है। दबाव समूह के जो प्रकार हैं वो हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। पहला है लक्ष्यों की दृष्टि से। लक्ष्य की दृष्टि से दबाव समूह को दो भागों में बांटा जाता है, स्वार्थी और लोकार्थी। स्वार्थी दबाव समूह वे हैं जो केवल अपने हित में कार्य करते हैं, जैसे श्रमिक संगठन है। लोकार्थी दबाव समूह वे हैं जो कि दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, जैसे भारत सेवक समाज, नारी कल्याण संघ। इन्हें हम लोकार्थी दबाव समूह की श्रेणी में रखते हैं। संगठन की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक, जिनके निश्चित विधान होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस। अनौपचारिक, जिनका कोई विधान नहीं है, ढीला ढाला गठबंधन होता है, वह अनौपचारिक दबाव समूह कहलाते हैं। अस्तित्व के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, जो बहुत कम समय के लिए हैं, किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए बने और खत्म हो जाते हैं, वो अल्पकालिक, और जो लंबे समय तक रहते हैं वे दबाव समूह दीर्घकालिक दबाव समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह द्वारा अपनाए गए तरीके। पहला है लॉबिंग। इसका सामान्य अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करके अपने हित में कानूनों का निर्माण करना। इसके लिए लॉबी बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं, विधायकों से संबंध स्थापित करते हैं, विधायकों को अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, टेलीफोन आदि साधनों को अपनाकर दबाव डालते हैं कि उनके हित में सरकार के द्वारा काम किया जाए। नेक्स्ट है प्रचार प्रसार के साधन। इस संबंध में ये प्रचार प्रसार के साधन अपनाते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार करते हैं। आंकड़े प्रकाशित करना, नीति निर्माताओं के सामने आंकड़े प्रकाशित करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। गोष्ठियाँ आयोजित करना, विचार विमर्श, वाद विवाद के लिए समय समय पर गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। रिश्वत, बेईमानी अथवा अन्य उपाय
हालांकि ये असंवैधानिक साधन है, जैसे आपको बताया कि असंवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये कहीं तक भी जा सकते हैं। न्यायालय की शरण, अगर इनके हितों की पूर्ति नहीं होती तो ये न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, संसद सदस्यों के मनोनयन में भी ये रुचि लेते हैं, जैसे कि कौन उम्मीदवार कहाँ से खड़ा हो, तो उसमें भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व। दबाव समूह की भूमिका यूँ तो बहुत क्रियाशील है और उसके कुछ निर्धारक तत्व हैं जो कि इस प्रकार हैं, या हम कहें कि इनकी भूमिका 4 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है शासन व्यवस्था का स्वरूप। शासन व्यवस्था का स्वरूप जैसा होता है, जहाँ लोकतंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वहाँ दबाव समूह क्रियाशील होते हैं। संस्थात्मक शासन की अपेक्षा अध्यक्षात्मक शासन में ये अधिक क्रियाशील होते हैं। जहाँ बहुत अधिक दलीय अनुशासन होता है वहाँ ये क्रियाशील नहीं हो पाते, लेकिन जहाँ थोड़ा गठबंधन ढीला ढाला होता है वहाँ ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्थिति। यदि कोई समाज राजनीतिक संस्कृति की दृष्टि से विकसित, खुला और औद्योगिक समाज होता है वहाँ दबाव समूह अधिक क्रियाशील होते हैं। राजनीतिक दलों की स्थिति जहाँ द्विदलीय प्रणाली है वहाँ दबाव समूह अधिक क्रियाशील होते हैं, और जहाँ बहुदलीय प्रणाली है वहाँ ये ढीले ढाले होते हैं। दबाव समूह की भूमिका दबाव समूह के काल, स्वरूप और कार्य संचालन पर भी निर्भर करती है। अगर वो क्रियाशील रहकर कार्य करते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, और बहुत अधिक क्रियाशील नहीं रह पाते हैं तो सक्रिय नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह का मूल्यांकन, यानी इसके दोष और इसका महत्व। पहला दोष है दबाव समूह अप्रजातांत्रिक होते हैं। प्रजातंत्र इस बात की मांग करता है कि जो व्यक्ति, संस्था या समुदाय राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हों, पर दबाव समूह नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सेकेंड है संकीर्णता के प्रतीक। ये केवल अपने लिए सोचते हैं। विद्यार्थियों का दबाव समूह अपने लिए सोचता है, शिक्षकों का दबाव समूह अपने लिए सोचता है, ये केवल अपने हित के लिए सोचते हैं, इसलिए संकीर्ण है। सार्वजनिक हितों की उपेक्षा, कई बार ये सार्वजनिक हितों की उपेक्षा भी करते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए ये सार्वजनिक हित को नज़रअंदाज कर देते हैं। भ्रष्ट आचरण, अनैतिक साधन अपनाते हैं, अनैतिक आचरण अपनाते हैं। अंतर्राष्ट्रवाद में बाधक, कुछ साम्राज्यवादी प्रकृति के होते हैं जो अंतर्राष्ट्रवाद में बाधक होते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह का महत्व। पहला दबाव समूह का जो महत्व है वो ये है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन हैं। लोकतंत्र तैयार करने के लिए, जनमत को शिक्षित करने के लिए आंकड़े एकत्र करने का काम करते हैं। नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाते हैं, तो इस रूप में ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शासन के लिए सूचनाएं एकत्र करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह होते हैं, यानी शासन चलाने में सहायता देते हैं, शासन को प्रभावित करते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं, अपनी नीतियों से सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। क्योंकि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी हित के विरुद्ध हो तो ये एकीकृत होकर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। ये व्यक्तिगत हितों और राष्ट्रीय हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस तरह से ये नागरिक और सरकार के मध्य मध्यस्थ बन जाते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक, जिन क्षेत्रीय हितों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है उनके हितों की पूर्ति भी इनके द्वारा की जाती है। विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य, यानी चूंकि व्यवस्थापन का कार्य हम मानते हैं व्यवस्थापिका का, कानून बनाने का कार्य हम मानते हैं व्यवस्थापिका का, लेकिन ये व्यवस्थापिका को कानून बनाने में सहायता देते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, या ये हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अपरिहार्य तत्व हैं। धन्यवाद।